पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन YouTube के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन YouTube में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। पद्मेश न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने दिखाई जागरूकता। एक दिन में 300 कर्मचारियों का हुआ वैक्सीनेशन। टैक्स वसूली के लिए नगरपालिका की नई योजना। टैक्स नहीं भरने वाले के घर के सामने बजाएंगे बाजे। भटेरा रेत घाट पर कार्यवाही के लिए दल बल के साथ पहुंचे अधिकारी। 1 घंटे बाद खाली हाथ लौटे। वारासिवनी के बरबसपुर के सभा मंच में मिला युवक का शव। पुलिस ने हत्या के एंगल से शुरू की जांच। और अब खबरें विस्तार से। पद्मेश न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग का अमला अचानक 21 जनवरी को हरकत में आ गया और एक दिन के भीतर ही रिकॉर्ड तोड़ 300 स्वास्थ्य कर्मचारियों अधिकारियों को कोरोना वैक्सीन लगा दी गई। इसी कड़ी में स्वयं 20 जनवरी को इस विषय पर जानकारी देने वाले जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर परेश उपलब्ध भी दिखाई दिए। चलिए पहले सुन लेते हैं कि 20 जनवरी को पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान जिला टीकाकरण अधिकारी ने हमें क्या जानकारी दी थी। नहीं, अभी हमारे 2 सेशन हो चुके हैं, 16 जनवरी और 18 जनवरी। इन दोनों में हमें 400 बेनिफिशरी थे, जिसमें से 256 बेनिफिशरी ने इसका वैक्सीन लगवाया है। हाँ सर, जैसे कि 400 का टारगेट था, 200 कुछ लोगों ने लगाया, तो क्या लग रहा है सर लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं? नहीं, लोग इंटरेस्ट है। नया वैक्सीन है, नया वैक्सीन के हिसाब से अभी जो 60% से अबो जो अपना आ रहे हैं, इसका मतलब इंटरेस्ट है। लेकिन नया वैक्सीन है, नए वैक्सीन के इसमें लोगों में मन में डर भी रहता है, सब चीज़ें रहती है। लेकिन जैसे जैसे हमारा वैक्सीनेशन आगे बढ़ते जा रहे हैं तो इंटरेस्ट भी लोगों में आते जा रहे हैं और लोगों में ये है कि जो उनका डर है वो उनके मन से निकलते जा रहे हैं। लेकिन ये खबर प्रकाशित होने के बाद 21 जनवरी को स्वास्थ्य विभाग का अमला हरकत में आ गया और अचानक दिन भर ताबड़तोड़ वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाया गया और शाम को बाकायदा स्वास्थ्य विभाग ने जिला प्रशासन के माध्यम से इस बात की जानकारी मीडिया से साझा की कि उनके द्वारा 6 सैकड़ा से अधिक स्वास्थ्य कर्मचारी अधिकारियों को वैक्सीनेशन करवाया जा चुका है। वारासिवनी थाना के अंतर्गत ग्राम डोंगरिया के बरबसपुर स्थित सभा मंच से पुलिस ने गुरुवार को सुनील टेकाम का शव बरामद किया है, जिससे ग्रामीणों में सनसनी फैल गई। उक्त व्यक्ति की हत्या की गई है या किसी हादसे में मौत के उपरांत उसे इस स्थान पर लाकर रख दिया गया है, जिस पर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच में लिया है और शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को शव सौंप दिया है, जिससे प्रथम दृष्टि में करंट से मौत होना प्रतीत हो रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक सुनील पिता मेहतलाल टेकाम 35 वर्ष ग्राम डोंगरिया बरबसपुर निवासी बुधवार को ग्रामीणों को गांव में दिखा था। इसके अगले दिन गुरुवार को सुबह 6 बजे ग्रामीण जन सुबह अपनी दैनिक क्रिया के लिए कार्यों में जुटने के लिए अपने खेत और अन्य स्थानों पर जा रहे थे। तभी कुछ ग्रामीणों के द्वारा देखा गया कि ग्राम के सभा मंच में एक व्यक्ति सोया हुआ है। जहाँ पर जाकर देखा गया तो वह गाँव का 35 वर्षीय युवक सुनील टेकाम था, जिसे नींद से जगाने की कोशिश की गई तो पता चला कि इस व्यक्ति की मौत हो गई है और शरीर पर चोट के निशान नजर आ रहे थे। ये सुबह पता चला मेरे को कि बोले यहाँ सुनील पड़ा हुआ है। जब हम लोग जाकर देखे तो उसके बाद वो देखने के बाद में सरपंच को सूचना की है। सरपंच आया और फिर इधर पुलिस प्रशासन को फ़ोन किया उसने। इसके बारे में तो अपने कोई अंदाज ही नहीं है कुछ।
पुलिस से बताएगी अब क्या हुआ है इसके बारे में। उसमें निशान लग रहा है, यानी जले टाइप के निशान है उसमें, लेकिन मार जैसे लग रहा है हमको तो। सुनील टेकाम उम्र करीब 33 वर्ष, निवासी बरबसपुर हैं। उनकी ये वहाँ पे मंच बना है गांव में, वहाँ पे मृत अवस्था में मिले हैं। उनको प्रथम दृष्टया चेक करने पर पता चला कि इलेक्ट्रिक से उनकी मृत्यु होना प्रतीत हो रहा है, बाकी उसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। नहीं, अभी एक मंच बना है, उसमें बिल्कुल साफ़ सुथरा है और वहीं पे लेटे अवस्था में मिला है। 21 जनवरी को जिला मुख्यालय से लगे हुए भटेरा घाट जिला प्रशासन, खनिज विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम दल बल के साथ रेत के उत्खनन पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची, लेकिन 1 घंटे चले नाटकीय घटनाक्रम के बाद प्रशासन की पूरी टीम खाली हाथ बेरंग लौटकर वापस आ गई। बता दें कि भटेरा घाट पर 21 जनवरी की शाम करीब 5 बजे रोजाना की तरह 2 दर्जन से अधिक ट्रैक्टर से रेत का उत्खनन और परिवहन का कार्य अनवरत चल रहा था। इस बीच ऐसा लगा कि प्रशासन के अधिकारी बहुत बड़ी कार्यवाही के हिसाब से रेत घाट पहुंचे हैं, पर देखते ही देखते प्रशासन के अधिकारी इस कार्यवाही से बचते हुए दिखाई दिए और एक बचते हुए रेत घाट से वापस लौट आए। दूरभाष पर चर्चा के दौरान तहसीलदार रामबाबू देवांगन ने बताया कि भटेरा रेत घाट पर पूर्व से स्वीकृति के अनुसार ही रेत का उत्खनन किया जा रहा था। इस दौरान रेत घाट संचालक को निर्देशित किया गया था कि वे उस स्थान पर बोर्ड लगाएं जिससे इस बात की सूचना मिलती रहे। वारासिवनी के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी राहुल सोलंकी की अदालत ने आरोपी रामप्रसाद बनोटे और उसकी पत्नी शीलू बनोटे ग्राम सावरी थाना खैरलांजी निवासी को मारपीट के मामले में दोषी पाते हुए 2 वर्ष के कारावास से दंडित किया है। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अखिल कुमार कुशराम ने घटना के संबंध में बताया कि प्रार्थी देलाबाई ने थाना खैरलांजी में रिपोर्ट की थी कि 1 सितंबर 2014 को 9 बजे आरोपी रामप्रसाद बनोटे ने अपनी पत्नी शीलू के साथ कुल्हाड़ी से पिटाई कर दी थी। वारासिवनी के विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी गिरजेश कुमार सनोडिया की अदालत में इस मामले में विद्वान अदालत ने आरोपी रामप्रसाद बनोटे और उसकी पत्नी शीलू बाई बनोटे को धारा 323 भारतीय दंड विधा में 3 माह का कारावास, धारा 324 भारतीय दंड विधा में 6 माह का कारावास और धारा 325 भारतीय दंड विधा में 2 वर्ष का कारावास की सजा से दंडित किया है। इस मामले में अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी राजेश कायस्थ ने पैरवी की थी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्र कान्हा राष्ट्रीय पार्क से लगे हुए जंगलों में छत्तीसगढ़ निवासी झामसिंह धुर्वे की कथित पुलिस नक्सली मुठभेड़ में मौत के मामले की मजिस्ट्रियल जांच पूरी हो चुकी है। राष्ट्रीय आदिवासी विकास परिषद के जिला अध्यक्ष भुवन सिंह कोर्राम ने 21 जनवरी को जिला प्रशासन से इस विषय पर मुलाकात की और गहन चर्चा की गई। इस दौरान श्री कोर्राम ने बताया कि उन्हें कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया है कि मजिस्ट्रेट जांच पूरी होने के बाद यह रिपोर्ट उनके पास आ चुकी है। आगामी 1-2 दिन के भीतर पूरी रिपोर्ट राष्ट्रीय आदिवासी विकास परिषद के साथ साझा की जाएगी। राम सिंह था जो फर्जी नक्सल घटना में मारा गया था, उनकी जो मजिस्ट्रियल जांच है उसके बारे में भी हमने चर्चा की, तो कलेक्टर साहब ने बताया कि हमारे पास मजिस्ट्रियल जांच की रिपोर्ट आ चुकी है। मैं स्टडी करके 1 या 2 दिन में आपको सब दूंगा। स्पष्टीकरण मतलब क्या निकल के आ रहा है सामने पे, कुछ तो बताया होगा उन्होंने? नहीं, अभी तो उन्होंने बोला कि मैंने स्टडी नहीं की है, जस्ट मेरे पास आई हुई है, मैं उसको पढ़ रहा हूँ। पढ़ने के बाद में फिर आप लोगों को मैं डिस्क्लोज कर दूंगा। 1-2 दिन का बोल रहे थे, 1-2 दिन में हम डिस्क्लोज कर देंगे। अब ये तो इन लोगों की जो जांच हुई है वो गुप्त रूप से हुई है, तो इसमें तो हमारा कहना तो बिल्कुल जायज़ ही नहीं है। आने वाला समय बताएगा कि जांच की रिपोर्ट में क्या है। बता दें कि सितंबर 2020 में कान्हा राष्ट्रीय पार्क से लगे हुए छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले झामसिंह धुर्वे कथित पुलिस नक्सली मुठभेड़ के दौरान मारा गया था। शुरुआत में पुलिस द्वारा उसे इनामी नक्सली बताया गया था, लेकिन जांच के दौरान यह बात सामने आई कि झामसिंह धुर्वे एक सामान्य नागरिक था। सीमावर्ती क्षेत्र में मछली पकड़ने आया था। इस दौरान पुलिस की गोली का शिकार हो गया था। आदिवासी समाज द्वारा पूर्व में झामसिंह के परिजनों को न्याय दिलाने और सरकारी मदद दिलाने की मांग को लेकर आंदोलन भी किया जा चुका है। देखना अब यह है कि मजिस्ट्रियल रिपोर्ट में किस बात का खुलासा होता है और आगामी दिनों में प्रदेश शासन का रुख किस तरह का रहता है।
नगरपालिका परिषद बालाघाट द्वारा शहर की जनता से बार बार अपील की जा रही है कि वह समय पर अपना संपत्ति कर और जल कर जमा करवा दें। बावजूद इसके शहर के लोग इस बात में रुचि नहीं दिखा रहे हैं और टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं। इस बात को देखते हुए नगरपालिका परिषद द्वारा टैक्स वसूली का नया नुस्खा रखा गया है। टैक्स जमा नहीं करने वाले व्यक्ति के घर के आगे बाजा बजाया जाएगा। पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान नगरपालिका सीएमओ सतीश मटसेनिया ने बताया कि शहर में केवल 33% लोगों ने ही अब तक अपना टैक्स जमा करवाया है। अब भी 77% लोग ऐसे हैं जिन्होंने टैक्स जमा नहीं करवाया है, जिस कारण 7 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वसूली जानी बाकी है। समय पर संपत्ति कर जल कर जमा नहीं होने से शहर के विकास कार्य रुके हुए हैं। हाँ, इस संबंध में मतलब योजना बनाई गई है कि जो लोग नगर पालिका में टैक्स न देकर समय पर असहयोग कर रहे हैं, जिससे कि नगर पालिका के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं, है ना। जो लोग काम कर चुके हैं, जो ठेकेदार बंधु वगैरह जो काम कर चुके हैं 2-2 साल से, उनके भुगतान नहीं हो पा रहे हैं। पत्रकार बंधु भी हैं, उनके भी बिल पेंडिंग है ना, उनके भुगतान नहीं हो पा रहा है। उसका कारण यही है कि जो संपत्ति कर दाता हैं, जल कर दाता है, इसके अलावा दुकान कर जो भी टैक्स पेयर है हमारे नगर पालिका के अंतर्गत आते हैं, बालाघाट के अंतर्गत, तो उनसे यही अनुरोध है कि टैक्स पे करें समय पर। उनका समय बीत चुका है, बहुत बीत चुका है, कई वर्षों से नहीं दिया कई लोगों ने, कुछ लोगों ने इस साल का नहीं दिया है ना, कुछ महीनों का नहीं दिया है। सभी लोगों से निवेदन है कि समय पर टैक्स अदा कर नगर पालिका की सेवाएँ बाधित होने से बच सकें, इसमें सहयोग करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं जो लोग, तो उनके घरों के सामने हम बाजे बजवाएंगे, उनसे अनुरोध करेंगे कि आप टैक्स दें। नगरपालिका द्वारा इससे पूर्व 50,000 से अधिक का टैक्स जमा नहीं करने वाले लोगों के घर के आगे लाल गोले लगाने की प्रक्रिया शुरू करवाई गई थी। इस दौरान लगभग 2.5 करोड़ रुपए टैक्स वसूल लिया गया था। नहीं, अभियान फेल नहीं होते हैं। जो भी कार्रवाई की जाती है उसकी काफ़ी हद तक सफलता मिलती है और फिर अगली बार फिर उसको नए तरीके से नई योजना बनाकर नए तरीके से एक्शन लिए जाते हैं, तो उसका भी लाभ मिलता है। ऐसा ही प्रयास करने की नगरपालिका कोशिश कर रही है। ये आज से ही स्टार्ट है, कल उनको हिदायत दी जा चुकी है ना। आप लोगों के माध्यम से भी ये मैसेज है ना सभी टैक्स पेयर के पास पहुँच जाए। जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नगरपालिका उनका अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। और जो लोग नहीं कर रहे हैं सहयोग टैक्स देने में, उनसे अनुरोध करता हूं कि वो समय पर टैक्स दें, जिससे कि हमारे नगर का विकास अवरुद्ध ना हो। पद्मेश न्यूज द्वारा बीते दिनों शहर में अव्यवस्थित रूप से होर्डिंग लगाए जाने की खबर को प्रमुखता से दिखाया गया था, जिस पर अब नगर पालिका सख्त और योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करने के लिए तैयार है। नगरपालिका के सीएमओ सतीश मटसेनिया ने चर्चा के दौरान बताया कि नगरपालिका अपनी संपत्ति को चयनित कर रहा है, जिस पर होर्डिंग लगाई जा सके। इन होर्डिंग्स के बदले होर्डिंग लगाने वाले व्यक्ति को निर्धारित शुल्क जमा करना होगा, जिससे नगरपालिका की आय में वृद्धि होगी। ऐसा नहीं करने पर अवैध रूप से होर्डिंग लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसमें मैं पूरा उसकी कार्य योजना बना रहा हूँ, तो उसमें क्या मतलब कितना वर्ग फुट के हिसाब से कितना पैसा लिया जाए, ठीक है ना, कहाँ कहाँ पे होर्डिंग बैनर लगने चाहिए, तो उन जगहों को भी निर्धारित कर रहा हूँ, तो जिससे कि इस तरह की ना अव्यवस्था आगे चलकर ना हो। जगह चिन्हित हम लोग करेंगे, जो हमारी प्रॉपर्टी है नगरपालिका के पोल हैं, नगरपालिका की जो दीवारें हैं, है ना, शासकीय दीवारें हैं, शासकीय बिल्डिंगों की, तो ये सब नगरपालिका के अंतर्गत जो प्रॉपर्टी है उस पर हम लगाएंगे, उस पर ही हम अनुमति दिया। हाँ, जो निर्धारित शुल्क है मध्य प्रदेश शासन के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग शुल्क लिया जाए। अपर कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए ने अमानक खाद्य सामग्री विक्रय करने के मामले में कालीपुतली चौक बालाघाट स्थित चुलबुल टी स्टॉल के मालिक वारासिवनी के वार्ड नंबर 6 निवासी चंद्र कुमार पिता गुनामल बसंत वानी पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। चंद्र कुमार को 30 दिनों के भीतर चालान से जुर्माने की यह राशि शासन के खाते में जमा करने कहा गया है। समय सीमा में यह राशि जमा नहीं करने पर भू राजस्व के बकाया की तरह यह राशि वसूल की जाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी संध्या मार्को ने 22 जनवरी 2020 को कालीपुतली चौक बालाघाट स्थित चुलबुल टी हाउस का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान दुकान का खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन पाया गया। दुकान के मालिक ने निरीक्षण के दौरान बताया कि उनकी दुकान से प्रतिदिन 8 से 10,000 रुपए का कारोबार होता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती मार्को द्वारा दुकान के निरीक्षण के दौरान शक्कर और दूध की गुणवत्ता पर संदेह होने पर उसके नमूने एकत्र कर प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे गए थे। 8 सितंबर
2020 को प्राप्त रिपोर्ट में चुलबुल टी स्टॉल से लिए गए दूध के नमूने अमानक स्तर के पाए गए। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगली न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।